विद्यार्थी लोग, आज हम लोग फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ज्ञानवर्धक चीजों के बारे में समझेंगे, जैसे कि पहले से समझते आ रहे हैं। यानी आज हम लोग एक विशेष चीज को समझेंगे जिसका नाम है कि हमारे दैनिक जीवन में, ह्यूमन लाइफ में माइक्रोबेस, जिसको माइक्रोबेज भी बोलते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या हिंदी में सूक्ष्म जीव बोलते हैं, उनका दैनिक जीवन में, कैरियर में, लाइफ में क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है। अभी तक तो सभी लोग जानते थे कि दैनिक जीवन में माइक्रोबेज, सूक्ष्म जीव केवल रोग फैलाते हैं। नहीं, रोग नहीं फैलाते, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे उत्पाद, बहुत सारी प्रोसेस, प्रक्रम में सहायता भी करते हैं। हमारे बॉडी के फंक्शन से लेकर हमारे अनेक विभागों में सब में इनका महत्व होता है। इसी महत्व पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आपको इसमें ज्ञान कुछ वृद्धि होगा। यहाँ पर हम लोग देते हैं माइक्रोबेस, MICRO, माइक्रोबेस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, यानी सूक्ष्म जीव बोल सकते हैं, सूक्ष्म जीव। इसके बारे में, हालांकि इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, सूक्ष्म जीव को माइक्रोबेज भी बोलते हैं या सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं। ये हम माइक्रोबायोलॉजी में भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन महत्व को नहीं बताए थे, इसलिए आज थोड़ी सी जिक्र करेंगे महत्व के बारे में। जिक्र थोड़ी सी जरूर रहेगा, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में अधिक है। जैसे कहने का मतलब है कि सूक्ष्म जीव यानी पृथ्वी पर जीवों के विकास सूक्ष्म जीव से ही हुआ है। आज तक जितने भी छोटे बड़े जीव हुए हैं, सबका निर्माण यानी लगभग 75 लाख, नए संस्करण के अनुसार, खोज के अनुसार 85 लाख सजीवों की उत्पत्ति सूक्ष्म जीव से ही हुई है, और नाश भी करता है सूक्ष्म जीव ही। दोनों में सूक्ष्म जीव का ही महत्व है। अतः सर्वव्यापी होते हैं। जल, स्थल और वायुमंडल में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए इनमें अनुकूलन भिन्न भिन्न होता है, जाति के आधार पर। जैसे जमीन के अंदर 16 फीट की गहराई तक ये जीवाणु पाए जाते हैं। गर्म पानी, उबलते हुए पानी, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, माइनस में तापक्रम में भी जीवित रहते हैं। और कभी कभी HIV जैसे विषाणु के बारे में आप समझिए कि गर्म तवे पर भी नहीं जलते, सालों तक मिट्टी में गाड़ दिया जाए, सड़ेंगे नहीं। ये आवश्यकता अनुसार अपने बॉडी को चेंज कर लेते हैं, जैसा अवस्था वैसा कैपेसिटी बना लेते हैं। इनको धरती से हटाना संभव नहीं। आज तक विज्ञान और साइंस लड़ता रह गया कि रोग को हटाने के लिए सूक्ष्म जीव को हटा दिया जाए, लेकिन जितने सूक्ष्म जीव को मारने की कोशिश किए हैं, उतना ही नए नए रोग की उत्पत्ति हुई है। वो बॉडी को, टेम्परेचर को बदल लेता है, बॉडी के कैपेसिटी को DNA द्वारा चेंज कर लेता है और नया रोग उत्पत्ति करता है। जैसे टर्पिया, अल्फा, इन्फ्लुएंजा बनाता था, लेकिन जब से मारने की दवा ज्यादा बन गई, तब यह बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू फैलाता है H1N1 के रूप में। सब सूक्ष्मजीव यही करते हैं। इसलिए ज्ञान विज्ञान बढ़ा, दवा बढ़ा, रोग खत्म किए गए कुछ, लेकिन नए रोग भी ज्यादा हो गए। आज का रोग पहले से कम है, 50 गुना ज्यादा रोग बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो जो हम सूक्ष्मजीव को मारने की कोशिश करते हैं, तो वह अपने शरीर को चेंज कर लेता है और एक ऐसे सीरम, ऐसे DNA को बदलाव करके ऐसे बॉडी का कवच बनाता है जिस पर आपको उस दवा का असर नहीं होगा। नया दवा खोजना पड़ेगा, जैसे COVID-19 ये नया है। HIV कुछ साल पहले इसकी भी खोज हुई। ऐसे करके नए नए रोग बनते जाते हैं। तो इनको मार करके हटाना संभव नहीं धरती से। फिर भी कुछ अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि मान लीजिए कि सिरका उद्योग है। सिरका मैंने जानते हैं एसिटिक एसिड होता है। अब इस सिरका में एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम का बैक्टीरिया भाग लेता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसको साफ से लिखिए बैक्टीरिया को, BACTERIA, बैक्टीरिया भाग लेता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई ये सिरका बनाता है। ये नहीं रहेगा तो सिरका हम नहीं बना पाएंगे। तो बताइए कि आपकी क्षमता क्या हुई? आप तो कठपुतला है, बनाता है सिरका सूक्ष्म जीव ही। उसी प्रकार से नंबर 1 पर हम दे सकते हैं या 2 पर रेटिंग दे सकते हैं। रेटिंग
इसमें क्या होता है कि पटसन और जूट को हम पानी में गाड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद इसे निकाल करके सड़ जाए तो धो धा करके और धूप में सुखा करके इससे रेशा निकालते, इसके फ्लोएम को, इसके फ्लोएम माने छाल को रेशा के रूप में। तो जल में एक प्रकार के जीवाणु पाया जाता है। जल में एक प्रकार के जीवाणु है, यहाँ पर नंबर यहाँ 2 देते हैं, नंबर 2 में है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम यहाँ पर नाम है। एसिटोब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन नाम का बैक्टीरिया है। ये भी बीएससी में बैक्टीरिया समझिएगा। ये जल में पाया जाता है और पानी में जूट पटसन के फ्लोएम को रेशा में बदल देता है। ये नहीं रहेगा तो रेशा बनबे नहीं करेगा। उसी प्रकार से हम नंबर 3 में आते हैं तंबाकू में। तंबाकू जिसको हम टोबैको भी बोलते हैं। बैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है और माइकोकोकस, बैसिलस एंड माइकोकोकस। यहां पर देखिए हम लिस्ट में से देते जा रहे हैं। बैसिलस, बैसिलस प्लस माइकोकोकस, ये भी बैक्टीरिया है। बीएससी वाले बैक्टीरिया समझिएगा, बैक्टीरिया है। बैसिलस और माइकोकोकस अलग अलग है। तंबाकू में निकोटीन और विशेष गंध बनाते हैं, निकोटीन से दवाइयां बनती है। इनमें भी इसी का योगदान है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि टेरामाइसिन की बात किया जाए, यहां पर हम लिखते हैं या यहां पर भी हम लिख सकते हैं। अभी टेरा ज्यादा नीचे नहीं आया है। टेरामाइसिन, टेरामाइसिन एंटीबायोटिक है। तो टेरामाइसिन में एस संकेत दिया जाता है। इस लिस्ट में देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिस, एस बने होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, रिमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, रिमोसस यहां रखिए। लिस्ट में सब आ गया आपको। ए से स्ट्रेप्टोमाइसिस और रिमोसस नाम का एक जीवाणु होता है। यह भी बैक्टीरिया है, यह भी बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया से क्या बनता है कि टेरामाइसिन नाम की बैक्टीरिया से टेरामाइसिन नाम की दवा बनती है जो एंटीबायोटिक है, हाई एंटीबायोटिक है। ऐसे कर करके या भी और भी बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। चौथा नंबर में देंगे कि कोई भी सूक्ष्मजीव है, बैक्टीरिया रहे, वायरस रहे, प्रोटोजोआ रहे, माइक्रोइंसेक्ट रहे, माइक्रोफंगस रहे, उनके सेल से एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन प्लस पॉइजन, पॉइजन माने विष, और प्लस प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म माने जीव द्रव्य निकाले जाते हैं। ये जीव द्रव्य पॉइजन को थोड़ा सा तोड़ के इसका सीरम तैयार किया जाता है। अब इस सीरम से दवा क्या बनती है? एंटीबायोटिक दवा बनती है, टीकाकरण की दवा बनती है। और ये भी जानना चाहिए कि किसी भी सूक्ष्मजीव के कोशिका से ये जो सीरम हम निकालेंगे एससीपी पॉइजन प्लस प्रोटोप्लाज्म, तो उसी सूक्ष्मजीव से उत्पन्न होने वाले रोग की, उसी सूक्ष्मजीव से उत्पन्न होने वाले रोग की यह दवा बन गया। इसी से इसी रोग की दवा बनाते हैं। उसी प्रकार से पॉक्स माने मान लिया कि चेचक, उसी से काउ पॉक्स, गाय के सीरम से इसकी दवा तैयार की जाती है। अब हम 5वां में आते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा कवक है। घर में आपको जूता, चप्पल, पर्स, बैग, बेल्ट, चमड़े, प्लास्टिक, रबर जो कुछ होते जो नौरा पर फेंक देते हैं। वो धीरे धीरे देखिए 6 महीना में वही रह गया जो फेंके थे, कुछ न कुछ तो सड़ गया। तो 10 बरस 5 बरस अधिक समय लगता है सड़ने में। प्लास्टिक रबर को सड़ तो जाएगा ही, कांटी काट सब सड़ेंगे। दुनिया में कोई चीज ऐसा अमर नहीं है। और उनको सड़ाने का काम माइक्रोराइजा नाम का कवक करता है। मिट्टी प्रदूषण को खत्म करके मिट्टी की संख्या बढ़ा दिया, कंपोस्ट बना दिया। उसी प्रकार से हम आते हैं इसी कवक में, ये कवक वर्ग में है। ये कवक में और भी आता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम यह भी एक, पेनिसिलियम यह भी एक है कवक है, मोल्ड है, बहुकोषीय कवक है। और यह उगता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसको खोजे थे। इसे पेनिसिलिन, एम्पिडियोर, क्लोक्सासिलिन, ये सब दवाइयां त्वचा रोग के लिए बनाई जाती है। जीवाणुनाशी है, साथ साथ त्वचा पर होने वाले कीट फंगस को भी खत्म करता है। ये भी तो यही बनाता है। अगर हम आगे बात करते हैं पेनिसिलियम के बाद 6ठा नंबर में आते हैं तो लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस यह भी बैक्टीरिया है। बीएससी से बैक्टीरिया मानिएगा, शुरू से बोल दे रहे हैं। यह जो दूध को दही में बदलता है, दूध में केसिन है, उनके बूंदों को छोटे छोटे छींटों में बदल देता है।
दही बदल दिया, दही विटामिन B12 का स्रोत होता है। क्या बन गया? विटामिन B12 का स्रोत। इस तरीके से लैक्टोबैसिलस से दही बनाई जाती है, पनीर भी बनाई जाती है जीवाणु के किण्वन से ही। तंबाकू, चाय के गंध और उसका निर्माण जीवाणु के किण्वन से ही बनाया गया, जो आपको इसमें दिखाया गया तंबाकू सब। चाय का निर्माण भी क्यूरिंग कहलाता है। चाय का निर्माण करने यहाँ दे देते हैं तंबाकू के, या यही देते हैं चाय उद्योग को हम कहते हैं क्यूरिंग। इसमें भी जीवाणु का किण्वन होता है और चाय में सुगंध और निकोटीन की मात्रा मिलती है। जो ज्यादा निकोटीन हानिकारक हो है या कम निकोटीन भी हानिकारक है। दोनों ये एक प्रकार का पोषक है बॉडी का। ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, कम हो जाए तो भी दिक्कत। ये जीवाणु से ही बनते हैं। उसी प्रकार से हम लोग ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको दिखते जाएगा कि जीवाणु, कवक और कुछ वायरस देखिए आ जाता है, साथ में आ जाता है। एक वायरस है बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी बोलते हैं। ये जीवाणु को मार देता है। यहां देखिए लिखा गया, इस साइड से देख लीजिए, बैक्टीरियोफेज। यह जीवाणु भाजा इसको बोला जाता है। ये जीवाणु को मारता है। तो जीवाणु को मारने वाली तमाम दवाइयां बैक्टीरियोफेज से बनाए जाते हैं। हर्षम चेज ने 1952 में इसकी खोज की थी, लेकिन मनुष्य के शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालता। अब उसी प्रकार से हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में थोड़े से वर्णन कर रहे हैं। हम लोग यहां लिखते हैं इसके बाद 7 के बाद 8 में, जिससे उसका नाम है, जैसे गोबर गैस में मीथेन गैस बनाने का काम मिथेनोजेन बैक्टीरिया करता है। मिथेनोजेन बैक्टीरिया मिथेनोजेन बैक्टीरिया करता है। उसी प्रकार से फोटोबैक्टीरियम नाम का एक जीवाणु है जो प्रकाश और लाइट भी उत्पन्न करता है। इसकी खोज वैदिक काल में ही ऋषि महर्षि भी कर चुके थे। अगस्त्य मुनि का आश्रम झलकता रहता था रात में भी, वो बैक्टीरियोफेज की खोज कर चुके थे। तो महामुनियों को भी इस बात की जानकारी थी माइक्रोबेस के बारे में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। उसी प्रकार से हम लोग इसमें से यही सब प्राप्त किए, समझे। कुल मिलाकर के ही पता चलता है। या दवा के क्षेत्र में भी, कृषि के क्षेत्र में आते हैं, एग्रीकल्चर हम लोग इसको यहां पर देते हैं, यानी नंबर 8 का 9 बना देते हैं कृषि। कृषि मैंने हम साफ से लिखते हैं थोड़ा सा 9 में कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या है? एग्रीकल्चर हुआ, कृषि इसको बनाते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में राइजोबियम, नाइट्रोमोनस से जोटोबैक्टर दलहन परिवार के जड़ के गांठ में होते हैं, जो नाइट्रेट बनाते हैं और भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इसे रबी फसल में खाद देने की आवश्यकता कम है खरीफ की अपेक्षा। खरीफ में नहीं होते। प्रति जमीन में एग्रोबैक्टीरियम नाम का जीवाणु नाइट्रेट बनाता है वायुमंडल से और नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेकर और भूमि को उपजाऊ बना देता है। तो कृषि के क्षेत्र में सूक्ष्मजीव का योगदान हुआ। अब कुल मिलाकर ये कहिए कि माइक्रोबेस जो है, सूक्ष्मजीव जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यही सब काम हमारा दैनिक जीवन का अनेक विभागों में यही काम करते हैं और इन्हीं के द्वारा उत्पन्न प्रोडक्ट से सारा जनजीवन धन धान्य है और रोग भी यही फैलाते हैं और रोग की दवा भी यही देते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति और जीवन का विनाश, माने विकास और विनाश दोनों का लक्ष्य यही है, दोनों यही है, इसका आधार यही है। तो हम इनको धरती से खत्म एकदम नहीं कर सकते। सफाई सुथरा करके, तरह तरह के सफाइयों पर ध्यान दे करके, एंटीबायोटिक का प्रयोग करके इनको जरूर कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन आप समझेंगे कि धरती से माइक्रोबेस को हटा देवे, सूक्ष्मजीव को हटा देवे तो संभव नहीं, यह आदमी के बस की बात नहीं है। जब जब हटाने का कोशिश करेगा, रूप बदल लेगा, डीएनए चेंज करने की इनमें अपूर्व क्षमता होती है। तो ये सब आप देखिए कितना आपको यहाँ पर दे दिया गया छोटे सी वीडियो में कि किन किन क्षेत्रों में इन सूक्ष्मजीव का महत्व होता है, उन सूक्ष्मजीव का नाम क्या है, काम क्या है। तो ये सब तरीकों को आप यहाँ पर देख करके याद कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं कि सूक्ष्मजीव रोग ही नहीं फैलाते बल्कि हम लोग को दैनिक जीवन में उपयोगी भी है। इसे कहते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों का महत्व। इसे कहा जाता है मानव कल्याण में ये सब है सूक्ष्मजीवों का महत्व के नाम से सब जाने जाएंगे, कि महत्व के नाम से जाने जाएंगे। ये सब जो है बैक्टीरिया है, ये सब है बैक्टीरिया है। ये आप आपको आराम से इस वीडियो में देख सकते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ये सब याद करिए और समझिए कि उपयोगी है कि नहीं। अपने से निर्णय लीजिए कि माइक्रोबेस जो है, सूक्ष्मजीव जो है, किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में काम करते हैं। रोग ही नहीं फैलाते बल्कि काम भी करते हैं।
तो इसीलिए बोरिंग गाड़ा गया कल, जो 100 फीट अंदर से पानी आता है, तो 100 फीट अंदर ये नहीं जा सकते, 16 फीट तक। तो इसीलिए 100 फीट के अंदर से आया बोरिंग नलकूप का पानी शुद्ध होता है, अच्छा होता है। कुआं वाला का पानी खुला है, कूड़ा करकट उसमें गिरता रहता है और उसमें विब्रियो कालेरी नाम का जीवाणु हैजा कोर्रा फैलाता है। तो इसलिए कल का पानी, बोरिंग का पानी जो 100 फीट अंदर से 150 फीट, 200 फीट, 300 फीट सबसेबल से आता है, वहां तक ये नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार से ये है आपको माइक्रोवेव या सूक्ष्मजीव, और इसके बारे में पढ़िए, समझिए, और अगले वीडियो में मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।